द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम स्रोत सामग्री में प्रस्तुत एक ऐसे विचार पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं ना कहीं गहरा ताल्लुक रखता है। ये विचार मैकियावेली के एक कह सकते हैं तीखे अवलोकन से उपजा है। लोग आपके लिए नहीं बल्कि अपने लिए तालियां बजाते हैं। तालियां नियंत्रण की मुद्रा हैं। जो आपको मान्यता देता है वह आपकी इच्छा का मालिक है। ये कथन हमें बाहरी मान्यता यानी कि एक्सटर्नल वैलिडेशन और हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसे पर्सनल ऑटोनॉमी कहते हैं उसके बीच के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल, और यही हमारी आज की चर्चा का केंद्रीय प्रश्न भी है। क्या बाहर से मिलने वाली तारीफ, पहचान या मान्यता, मतलब ये एक्सटर्नल वैलिडेशन, क्या ये वाकई हमारी स्वायत्तता को नियंत्रित करती है जैसा मैकियावेली कहीं ना कहीं सुझा रहे हैं, या फिर क्या ये मानवीय जुड़ाव और आगे बढ़ने की प्रेरणा का एक स्वाभाविक, शायद जरूरी हिस्सा है? मेरा पक्ष ये है कि बाहरी मान्यता, जैसा कि स्रोत सामग्री में भी संकेत दिया गया है, अक्सर हमारी स्वायत्तता को कमजोर करती है और ये नियंत्रण का एक बहुत शक्तिशाली, भले ही छुपा हुआ सा साधन है। और मेरा तर्क इसके विपरीत है। मैं मानता हूं कि मान्यता मानवीय विकास और हमारे सामाजिक ताने बाने का एक, आप कह सकते हैं, आधारभूत हिस्सा है। और इसे सिर्फ नियंत्रण के नजरिए से देखना, मुझे लगता है, मानव मनोविज्ञान की जो गहरी और जटिल सच्चाई है उसको शायद बहुत ज्यादा सरल बना देना है। तो चलिए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, मैकियावेली का कथन सुनने में भले ही कड़वा लगे, लेकिन इसमें एक थोड़ी असहज करने वाली सच्चाई छुपी है। जब लोग हमारे लिए तालियां बजाते हैं या हमें किसी भी रूप में मान्यता देते हैं, तो क्या वे वाकई हमारी काबिलियत को सराह रहे होते हैं या फिर वे अपनी किसी जरूरत, अपनी किसी अपेक्षा को पूरा कर रहे होते हैं? स्रोत सामग्री, देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का हवाला देती है। जब हमें मान्यता मिलती है तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है ना? ये वही केमिकल है जो इनाम मिलने पर या कोई भी मतलब प्लेजरेबल एक्टिविटी करने पर रिलीज होता है, और ये उस व्यवहार को पुख्ता करता है जिसके लिए हमें वो मान्यता मिली। अब सोचिए, इसका नतीजे क्या होता है? एक चक्र बन सकता है, एक लूप, जहां इंसान बाहरी तारीफ या अनुमोदन का आदी हो जाता है। उसे बार बार वही डोपामिन हिट चाहिए, और इस चक्कर में वो धीरे धीरे अपनी अंदर की आवाज, अपने असली मूल्यों, अपनी सच्ची इच्छाओं को नजरअंदाज करने लगता है। उसकी प्राथमिकता बन जाती है दूसरों को खुश करना, दूसरों से वैलिडेशन पाना। समाज शास्त्रीय स्तर पर भी देखें, स्रोत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का उदाहरण दिया गया है। वो अक्सर ऐसी सामग्री बनाते हैं जिस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स मिलें। क्यों? क्योंकि यही मान्यता उनके प्रभाव का पैमाना है। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या वे अपनी रचनात्मक स्वतंत्रता खो नहीं रहे? क्या वे अपने दर्शकों की पसंद के एक तरह से गुलाम नहीं बन रहे? और दर्शक, वे भी तो प्रभावित हो रहे हैं। उनकी पसंद नापसंद को आकार दिया जा रहा है। स्रोत व्यवहार वैज्ञानिकों के अध्ययनों का भी जिक्र करता है, जो दिखाते हैं कि लोग अक्सर समूह की राय से सहमत होने या सामाजिक मापदंडों के अनुरूप ढलने के लिए अपनी सोच बदल लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें समूह से स्वीकृति मिले, मान्यता मिले। इससे क्या होता है? व्यक्तिवाद और आलोचनात्मक सोच दब जाती है। हमें लगता है कि हम स्वतंत्र फैसले ले रहे हैं, पर असल में हमारी डोर कहीं और से खींची जा रही होती है। तो संक्षेप में कहूं तो बाहरी मान्यता की यह लगातार तलाश हमें खुद से दूर ले जाती है, और अंततः जो हमें मान्यता देते हैं वे अनजाने में ही सही हमारी इच्छाओं के मालिक बन बैठते हैं। आपने जो मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय पहलू रखे हैं वे महत्वपूर्ण हैं, और मैं मानता हूं कि बाहरी मान्यता का दुरुपयोग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैकियावेली के कथन को अक्षरशः सत्य मान लेना मेरे विचार में मानव स्वभाव का एक अत्यधिक निराशावादी और कहना चाहिए एकांगी चित्रण है। क्या हर तरह की मान्यता सिर्फ नियंत्रण का ही एक रूप है? आप देखिए, स्रोत सामग्री खुद भी मानती है कि मान्यता स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस की हमारी एक गहरी आंतरिक जरूरत से जुड़ी है। ये सिर्फ नियंत्रण की बात नहीं है, ये अपनेपन, बिलोंगिंग और सामाजिक जुड़ाव, सोशल कनेक्शन की मानवीय भावना से भी जुड़ी है। जरा सोचिए, बचपन से ही हमारे विकास में मान्यता का कितना बड़ा योगदान रहा है। जब माँ बाप बच्चे के पहले कदम पर ताली बजाते हैं या शिक्षक अच्छी हैंडराइटिंग के लिए तारीफ करते हैं, तो क्या वे सिर्फ बच्चे को नियंत्रित कर रहे होते हैं
या वे उसे प्रोत्साहित कर रहे होते हैं, उसे सीखने में मदद कर रहे होते हैं, उसे ये समझने में मदद कर रहे होते हैं कि समाज में क्या व्यवहार अपेक्षित और मूल्यवान है। इसे पूरी तरह नकारात्मक या नियंत्रणकारी कहना, मुझे लगता है इसकी जो रचनात्मक भूमिका है उसको अनदेखा करना है। और प्रेरणा का पहलू, मान्यता एक बहुत शक्तिशाली प्रेरक, मोटिवेटर हो सकती है। दफ्तर में आपके काम की सच्ची तारीफ हो या किसी करीबी रिश्ते में आपको समर्थन मिले, यह हमें बेहतर करने, ज्यादा मेहनत करने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। अब इसे सिर्फ नियंत्रण के चश्मे से देखना क्या इसकी इस पॉजिटिव शक्ति को नकारना नहीं है? हाँ, सोशल मीडिया वाला उदाहरण जैसा स्रोत में है वो दिखाता है कि कैसे मान्यता का पीछा हमें भटका सकता है। बिल्कुल सही। लेकिन क्या रचनात्मक आलोचना, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जो कि एक तरह की मान्यता ही है, किसी कलाकार या लेखक को बेहतर बनने में मदद नहीं करती? क्या सच्ची प्रशंसा हमेशा झूठी या स्वार्थ से भरी होती है? मुझे लगता है कि हमें यहां बारीकी से देखने की जरूरत है। स्वायत्तता का मतलब मेरे लिए बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाना नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। हम सामाजिक प्राणी हैं। स्वायत्तता का मतलब है इन बाहरी प्रभावों, जिनमें मान्यता भी शामिल है, के प्रति जागरूक होना, उन्हें समझना और फिर सोच समझकर अपने मूल्यों के आधार पर अपने फैसले लेना। स्रोत में माइंडफुलनेस कोच का जो सुझाव है वो भी तो यही कहता है, अपनी आंतरिक जागरूकता बढ़ाओ, समझो कि बाहरी चीजें तुम्हें कैसे प्रभावित कर रही हैं। वो ये नहीं कहता कि दुनिया से नाता तोड़ लो। तो मेरा निष्कर्ष ये है कि मान्यता एक जटिल मानवीय जरूरत है, एक दो-धारी तलवार की तरह। इसके सकारात्मक पहलू भी हैं और नकारात्मक भी, और इसे सिर्फ नियंत्रण का हथियार मान लेना मानव मनोविज्ञान और हमारे सामाजिक जीवन की जो समृद्ध जटिलता है उसको समझने से इनकार करना है। आपने कहा कि मान्यता की जरूरत अपनेपन और जुड़ाव से जुड़ी है, और मैं इससे इनकार नहीं करती। लेकिन हम मैकियावेली के मूल कथन पर वापस आते हैं। तालियां नियंत्रण की मुद्रा हैं। स्रोत भी कहता है कि तालियां बजाने वाले के लिए होती हैं, और आपने डोपामाइन वाली बात को भी माना। अब सवाल ये है कि जब कोई चीज, चाहे वो तारीफ हो या ताली, हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को इस तरह सक्रिय करती है कि हम उस व्यवहार को दोहराने लगते हैं जिसके लिए हमें वो मान्यता मिली, तो क्या ये प्रक्रिया अपने आप में नियंत्रण का एक सूक्ष्म रूप नहीं बन जाती? हम शायद सचेत रूप से महसूस ना करें, लेकिन हमारा व्यवहार तो प्रभावित हो रहा है ना। हमारी प्राथमिकताएं तो बदल रही हैं। क्या ये निर्भरता नहीं है? और जहां निर्भरता है वहां क्या पूरी स्वायत्तता संभव है? क्या ये तर्क देना ज्यादा सही नहीं होगा कि जो चीज हमें इस तरह कंडीशन कर सकती है वो असल में हमारी इच्छा पर भले ही परोक्ष रूप से नियंत्रण रखती है? मैं समझ रहा हूं आप कहां से आ रही हैं। डोपामाइन प्रतिक्रिया वास्तविक है, और हां, कंडीशनिंग भी हो सकती है। लेकिन क्या हर कंडीशनिंग नियंत्रण है? और क्या हर मान्यता सिर्फ स्वार्थ से प्रेरित होती है? जब कोई शिक्षक किसी छात्र की सच्ची मेहनत और प्रगति की तारीफ करता है, तो क्या उसमें सिर्फ शिक्षक का स्वार्थ है? क्या उसमें छात्र के लिए वास्तविक प्रोत्साहन और समर्थन का भाव नहीं हो सकता? स्रोत ने स्वीकृति की आंतरिक आवश्यकता की बात की है। जैसा मैंने पहले कहा, यह जरूरत सिर्फ बाहरी इनाम पाने की नहीं है, ये हमारे समूह का हिस्सा बने रहने, सामाजिक रूप से स्वीकृत महसूस करने की गहरी मानवीय जरूरत है। डोपामाइन असल में सीखना यानी लर्निंग और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एक बुनियादी जैविक तंत्र है। जब बच्चा चलना सीखता है और माँ बाप खुश होते हैं, तो वो डोपामाइन उसे और कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। क्या ये नियंत्रण है या विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा? हमें यह भी देखना होगा कि मान्यता देने वाले का इरादा क्या है और मान्यता किस संदर्भ में दी जा रही है। क्या ये किसी को नीचा दिखाने या अपने हिसाब से चलाने के लिए है, या उसे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए है? मेरे विचार में हर मान्यता को शक की नजर से देखना और उसे नियंत्रण का ही एक रूप मान लेना मानवीय रिश्तों की जो गर्माहट है और वास्तविकता है उसको शायद नकारना है। इरादे और संदर्भ की बात महत्वपूर्ण है, मैं मानती हूँ। लेकिन यहीं पर मुझे लगता है नियंत्रण और प्रेरणा के बीच की जो महीन रेखा है वो बहुत धुंधली हो जाती है। मैकियावेली का सूत्र जो आपको मान्यता देता है वह आपकी इच्छा का मालिक है, इसी धुंधलेपन की ओर इशारा करता है। स्रोत में दिए गए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और समूह अनुरूपता, ग्रुप कन्फॉर्मिटी के उदाहरण देखिए। लोग अपनी राय बदल लेते हैं ताकि वे समूह में फिट हो सकें, या वे विवादास्पद मुद्दों पर चुप रहते हैं ताकि उन्हें नकारात्मक प्रतिक्रिया ना मिले। यहाँ प्रेरणा कहाँ है?
यहाँ तो स्पष्ट रूप से व्यवहार को नियंत्रित किया जा रहा है, आलोचनात्मक सोच को दबाया जा रहा है। कोई व्यक्ति शायद कहे कि वो ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बना रहा है, लेकिन क्या असल में वह लाइक्स और व्यूज की मान्यता से नियंत्रित नहीं हो रहा? क्या ये प्रेरणा असल में बाहरी दबाव का ही एक, क्या कहते हैं, सुंदर नाम नहीं है? सवाल ये है कि हम इस रेखा को कहाँ खींचें? कब सच्ची प्रेरणा खत्म होती है और कब सूक्ष्म नियंत्रण शुरू होता है? आपका सवाल जायज है कि रेखा कहाँ खींची जाए, और मैं मानता हूं कि यह हमेशा आसान नहीं होता। सोशल मीडिया के उदाहरण, जैसा कि स्रोत में हैं, वास्तव में दिखाते हैं कि कैसे मान्यता का सिस्टम डिजाइन ही ऐसा है कि वो सतहीपन और अनुरूपता को बढ़ावा दे सकता है। यह निश्चित रूप से मान्यता का दुरुपयोग है, जहां आंकड़े, लाइक्स, फॉलोअर्स, गुणवत्ता ये सच्चाई पर हावी हो जाते हैं। लेकिन क्या हम इन चरम उदाहरणों के आधार पर हर तरह की मान्यता को खारिज कर सकते हैं? रचनात्मक प्रतिक्रिया, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को ही लीजिए। जब कोई अनुभवी लेखक किसी नए लेखक के काम पर सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है, जिसमें कमियां भी बताई जाती हैं और सुधार के रास्ते भी सुझाए जाते हैं, तो यह भी एक प्रकार की मान्यता है कि उसके प्रयास को गंभीरता से लिया गया है। क्या यह लेखक को बेहतर करने के लिए प्रेरित नहीं करती? क्या यह नियंत्रण है? मुझे नहीं लगता। स्रोत ने विकास के संदर्भ में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का भी जिक्र किया है। क्या एक शिक्षक की प्रशंसा जो छात्र को उसकी क्षमता का एहसास कराती है, सिर्फ नियंत्रण है, या ये प्रेरणा है जो आत्मविश्वास जगाती है? मेरे हिसाब से नियंत्रण और प्रेरणा में एक बुनियादी फर्क है। नियंत्रण आपकी एजेंसी, आपकी स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने की क्षमता को कम करता है। प्रेरणा आपकी एजेंसी को बढ़ाती है, आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए ऊर्जा देती है। चुनौती ये पहचानने में है कि हमें मिलने वाली मान्यता किस श्रेणी में आती है, और इसका जवाब अक्सर मान्यता के स्रोत, उसके इरादे और हमारे अपने आत्मज्ञान पर निर्भर करता है। हर मान्यता नियंत्रण नहीं है, और हर प्रेरणा भारी अनुमोदन पर टिकी नहीं होती। स्रोत ये बताता है कि हम अक्सर ये मानते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से चुनाव कर रहे हैं, लेकिन असल में मान्यता पाने की एक अवचेतन इच्छा, एक छिपी हुई चाहत हमारे फैसलों को पर्दे के पीछे से प्रभावित कर रही होती है। हम शायद इसे पहचानते भी नहीं। तो फिर सच्ची स्वायत्तता कैसे हासिल हो? स्रोत इसका एक रास्ता सुझाता है: जागरूकता, अवेयरनेस बढ़ाना और बाहरी अनुमोदन से स्वतंत्र एक आंतरिक आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ विकसित करना। जैसा कि स्रोत में माइंडफुलनेस कोच का सुझाव है, हमें यह समझना होगा कि बाहरी मान्यता हमें कैसे प्रभावित करती है, और फिर धीरे धीरे अपनी खुशी और अपने मूल्य को बाहरी तारीफ या आलोचना से अलग करना होगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि स्वायत्तता पाने के लिए हमें बाहरी मान्यता के प्रभाव से एक तरह की दूरी बनानी होगी, उससे डिटैच होना होगा। अगर हम लगातार बाहरी अनुमोदन पर निर्भर रहेंगे तो क्या हम कभी वास्तव में स्वायत्त हो पाएंगे? जागरूकता पर मैं आपसे 100% सहमत हूं। बिना जागरूकता के तो स्वायत्तता संभव ही नहीं है। लेकिन क्या स्वायत्तता का मतलब बाहरी दुनिया और दूसरों की प्रतिक्रियाओं से पूरी तरह कट जाना है? क्या डिटैचमेंट का मतलब आइसोलेशन है? हम सामाजिक प्राणी हैं। हमारा विकास, हमारी पहचान, हमारे रिश्ते, ये सब दूसरों के साथ हमारे इंटरैक्शन पे निर्भर करते हैं, और इसमें प्रतिक्रिया और मान्यता शामिल है। स्रोत का जो समाधान है, माइंडफुलनेस, आत्मचिंतन, वो मेरे विचार में बाहरी मान्यता को पूरी तरह से नकारने या उससे कट जाने की बात नहीं करता। वो हमें बाहरी प्रभावों को पहचानने, समझने और फिर उन्हें प्रबंधित करने, मैनेज करने की क्षमता विकसित करने पर जोर देता है। ये हमें सिखाता है कि हम बाहरी आवाजों को सुनें, लेकिन अपनी आंतरिक आवाज को दबने ना दें। सच्ची स्वायत्तता मेरे हिसाब से बाहरी प्रभावों को स्वीकार करते हुए, उनके प्रति जागरूक रहते हुए और अंततः अपने मूल्यों और विवेक के अनुरूप सचेत चुनाव करने में है। ये जानने में है कि कब बाहरी प्रतिक्रिया उपयोगी है, जैसे रचनात्मक आलोचना, और कब वो हानिकारक या मैनिपुलेटिव है, जैसे सोशल मीडिया का दबाव। मान्यता से पूरी तरह मुक्त होना शायद न तो यथार्थवादी है और न ही शायद पूरी तरह से वांछनीय है। कल्पना कीजिए कि ऐसी दुनिया की जहां किसी को किसी के काम से, किसी के व्यवहार से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई प्रशंसा नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या वो एक बेहतर दुनिया होगी? शायद नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि हम बाहरी मान्यता को अपनी पहचान का एकमात्र आधार न बनने दें, उसे सही परिप्रेक्ष्य में रखें
और अपनी खुशी की चाबी अपने अंदर ढूंढें। मैं ये नहीं कह रही कि हमें पूरी तरह से अलग थलग हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा जोर इस बात पर है कि बाहरी मान्यता के नियंत्रणकारी पहलू को, जैसा मैकियावेली ने उजागर किया और स्रोत ने जिसकी पुष्टि की, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमारी इस चर्चा ने ये स्पष्ट किया है कि बाहरी मान्यता हमारी पसंद, हमारे व्यवहार और हाँ, हमारी व्यक्तिगत स्वायत्तता को आकार देने में एक बहुत शक्तिशाली और अक्सर अनदेखी की जाने वाली शक्ति है। ये समझना बेहद जरूरी है कि कब और कैसे इस मान्यता का इस्तेमाल जाने अनजाने नियंत्रण के हथियार के रूप में किया जा सकता है। इसके प्रति सचेत रहना और बाहरी अनुमोदन से स्वतंत्र एक मजबूत आंतरिक आत्ममूल्य विकसित करना ही हमारी सच्ची स्वतंत्रता की कुंजी है। और मेरा सारांश ये है कि हाँ, मान्यता का दुरुपयोग नियंत्रण के लिए हो सकता है और होता भी है, लेकिन ये मानव अनुभव का एक अनिवार्य और स्वाभाविक हिस्सा भी है। ये हमारी स्वीकृति की जरूरत, प्रेरणा पाने की इच्छा और सामाजिक विकास से गहराई से जुड़ा है। इसे सिर्फ एक नकारात्मक या नियंत्रणकारी शक्ति मान लेना मानव मनोविज्ञान और हमारे जटिल सामाजिक जीवन को बहुत संकीर्ण नजरिए से देखना है। सच्ची स्वायत्तता बाहरी प्रभावों को पूरी तरह खारिज करने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करने, उनके प्रति जागरूक रहने और फिर अपने मूल्यों के आधार पर सोच समझकर फैसले लेने में है। हमें मान्यता को दुश्मन मानने की बजाय उसे समझने और उसे उसकी सही जगह पर रखने की जरूरत है। निश्चित रूप से इस मुद्दे के दोनों पहलू विचारणीय हैं। बाहरी मान्यता का व्यक्ति पर प्रभाव एक गहरा और बहुस्तरीय विषय है, जिस पर आसानी से कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल, और स्रोत सामग्री हमें इस जटिल विषय पर सोचने के लिए एक मूल्यवान शुरुआती बिंदु देती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम खुद से पूछें, हम मान्यता को कैसे देखते हैं, यह हमें कैसे प्रभावित करती है, और हम अपनी व्यक्तिगत स्वायत्तता को इस मान्यता के सागर में कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इस विषय पर स्रोत सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है, जिस पर हमारे श्रोता स्वयं विचार कर सकते हैं और अपनी समझ बना सकते हैं।